बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्स्ट और टाइपोग्राफी। बूटस्ट्रैप में अगर आप टेक्स्ट पर काम करते हैं या टाइपोग्राफी पर काम करते हैं तो इसके लिए डिफरेंट क्लासेस है। जैसे आपको पता है कि बूटस्ट्रैप में हम क्लासेस यूज़ करते हैं और उन क्लासेस के लिए ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे 16 क्लास में बूटस्ट्रैप की फोल्डर, इनमें से jQuery सब कुछ है। तो यहाँ पे आए, एक पेज आप बनाएं और फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप 2.html के नाम से। सेकेंड क्लास, इसके बाद क्या ऐड करना है आपने? एक तो आपने मेटा टैग ही ऐड करना है। मेटा टैग में से आप एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, कौन से? ये मुझे पता नहीं है। मेटा टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो स्क्रीन को फॉलो करे, ठीक है, स्क्रीन के साइजेस को फॉलो करे। ये जो आपका पेज है ये बेसिकली व्यू पोर्ट को फॉलो करे, एंड व्यू पोर्ट होता है विजिबल एरिया ऑफ योर वेब पेज, ठीक है। तो इसलिए हम लेते हैं ताकि वो जितना भी उनको स्क्रीन मिले तो उसी के मुताबिक वो कंटेंट्स को एडजस्ट कर सके, ठीक है। तो नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट एंड कंटेंट इक्वल टू वेट इज इक्वल टू डिवाइस डैश वेट, यस कामा इनिशियल, वेरी गुड, स्केल, हाँ हाँ 1.0, वेरी गुड। इसके बाद हमने कनेक्ट करना है बूटस्ट्रैप के जेएस को और बूटस्ट्रैप के सीएसएस को। तो सीएसएस को कनेक्ट करते हैं लिंक, जो कि हमारे पास बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर, सीएसएस फोल्डर के अंदर बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस है। इसके अलावा हमने कनेक्ट करना है स्क्रिप्ट। ये टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट HTML5 में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे src लिख देते हैं। src में आप देते हैं कि बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर JS फोल्डर है, ये देखो यहाँ पे बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर ये CSS कनेक्ट कर दिया और ये JS कनेक्ट करें, बूटस्ट्रैप डॉट JS, ठीक है, JS बूटस्ट्रैप डॉट JS। इसके बाद आपने फिर से स्क्रिप्ट लेना है ताकि आप कनेक्ट कर सके jQuery को बूटस्ट्रैप के अंदर, यहाँ पे jQuery। तो आपका बूटस्ट्रैप कनेक्ट हो गया, फर्स्ट बात ये है। इसके बाद टेक्स्ट पर अगर आपने काम करना है, हेडिंग इन बूटस्ट्रैप, तो डिफरेंट हेडिंग्स है आपके पास, H1, H2, H3। फॉर एग्जांपल H1 को आप ले रहे हैं, ठीक है। तो H1 पे आप अगर क्लास H1 और इस पेज को आप व्यू करें, देखो हेडिंग 1। अब अगर आपने इस हेडिंग को सेंटर पर अलाइन करना है तो आप यहाँ पे क्लास देंगे, वो टेक्स्ट अलाइन वो नहीं देंगे, यहाँ पे क्लास देंगे टेक्स्ट डैश सेंटर। तो ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव भी हो जाएगा और जितना भी उनको स्क्रीन मिलेगा तो ये सेंटर पर ही रहेगा हमेशा। तो देखो अगर आप यहाँ पर इनको कम करते हैं तो ये हमेशा ही सेंटर पर देखो रहेगा, जितना भी उनको स्क्रीन मिलेगा तो ये सेंटर पर रहेगा, ओके। टेक्स्ट अलाइन सेंटर पैडिंग मार्जिन खत्म। अच्छा, अगर आपने इस टेक्स्ट को कलर देना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट फॉर एग्जांपल डेंजर, ओके। इसके बाद अगर आपने इस टेक्स्ट को बैकग्राउंड देना है तो बीजी डेंजर, बीजी फ्लाम, बीजी ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप अपना स्टाइल भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना क्लास भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल माई क्लास और इस क्लास में फिर आप डिज़ाइन करो एक्सटर्नल CSS में। आप इस तरह भी कर सकते हैं
और इसके अलावा आप यहाँ पे स्टाइल भी दे सकते हैं। स्टाइल में आप कलर डिफाइन कर सकते हैं, रेड, फॉन्ट फैमिली, सब कुछ आप अपनी तरफ से भी कलर दे सकते हैं। लेकिन जस्ट ये जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रही है वो ये कि ये रिस्पॉन्सिव है यहाँ पे, ठीक है। जब आप उस सब को कनेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव है। आप अपनी तरफ से फॉन्ट फैमिली वो सब चीज़ें आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं CSS की। तो यहाँ तक आपको तो इतना अंदाज़ा हो चुका होगा कि भाई ये CSS, HTML और बूटस्ट्रैप ये सब चीज़ें एक साथ ही काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। जी कोई क्वेश्चन? यस, उनका साइज़ भी आप कम कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल में आप दे दें कि फॉन्ट साइज, यस, नहीं वो नहीं होता, वो आप फिर लिखेंगे मीडिया क्वेरीज, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली उनका सब कुछ हो जाता है स्क्रीन के लिहाज से। उनका वो खुद सेट करते हैं, एवरीथिंग वो खुद सेट करते हैं, ठीक है। जैसे वो मुनासिब लगे तो उसी तरह ही वो करते हैं, ठीक। इसके अलावा देखो आप इनके यहाँ पे साइज कम भी कर सकते हैं, मेरे क्वेरीज भी लिख सकते हैं इनके लिए, वट एवर जो भी करते हैं वो करें आप, ठीक है। तो आप अपना स्टाइल भी दे सकते हैं। जस्ट मैं आपको इंशाल्लाह ये 2-3 लेक्चर के बाद आपको बूटस्ट्रैप का 100% क्लियर हो जाएगा कि बूटस्ट्रैप बेसिकली है क्या। अच्छा जी, टेक्स्ट लेफ्ट अगर आप इसको सेंटर की बजाय लेफ्ट पर असाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेफ्ट पर तो बाय डिफ़ॉल्ट असाइन ही होता है, लेकिन आप इनको लेफ्ट पर भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप इनको टेक्स्ट राइट, मतलब कि टेक्स्ट को राइट पर अलाइन करो, तो यहाँ पे आप इनको राइट पर भी अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन मीन्स कि ये एक ही लाइन में सेट होते हैं, ठीक है, जस्टिफाइड होते हैं। जितना भी टेक्स्ट आता है तो वो यूजली जब हम थीसिस में करते हैं कंट्रोल J कि जस्टिफाई करो, ठीक है, तो वो इस तरह नहीं होता कि एक लाइन, फॉर एग्जांपल इस तरह नहीं होता जिस तरह की ये मेरी आप फिंगर्स देख रहे हैं। तो मतलब इस तरह होता है कि टेक्स्ट जहाँ पे एंड होता है या स्टार्ट होता है तो वो एक ही जगह से स्टार्ट होता है, एंड भी एक ही जगह पे होते हैं। अच्छा, टेक्स्ट लोअर केस, टेक्स्ट अपर केस आपने पढ़े थी CSS में, ठीक है, कि टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली अपर केस करना, तो आप यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं। एक और क्लास ऐड करें यहाँ पे कि टेक्स्ट अपर केस, तो देखो अपर केस ही हो, ठीक है। इसको सेंटर पर ही अलाइन करते हैं। इसके अलावा आप इनको टेक्स्ट अपर केस की बजाय कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। कैपिटलाइज मीन्स कि उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, ठीक है। और ये आप इन पर सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक टैग है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग यूज टू मेक टेक्स्ट स्मॉल। स्मॉल टैग इसलिए यूज होता है कि टेक्स्ट को स्मॉल किया जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्मॉल टैग यूज करता हूँ, H1 के अंदर मैंने स्मॉल टैग को स्टार्ट किया एंड एंड किया, और यहाँ पे लिख लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल आई लव पाकिस्तान, कंट्रोल S। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली स्मॉल हो गया, अदरवाइज ये ज़्यादा है। तो अगर इस टाइप का आपको टेक्स्ट चाहिए तो उनको आप स्मॉल टैग में ही बंद करें। ये HTML के टैग्स हैं, ठीक है। देखो हमारे पास डिफरेंट टैग्स आएंगे वक्त के साथ साथ, जितना भी काम है वो कवर होता जाएगा। इस तरह नहीं कि बस HTML ख़त्म हो गया, नई नई चीज़ें इसमें से आती रहेंगी। इस तरह CSS भी इस तरह नहीं है कि ख़त्म हो गया, इनमें से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाद में आने वाली है। अच्छा जी, तो इसके अलावा मार्क एक टैग है, ये भी HTML का टैग है जो कि यूज़ होता है हाईलाइटिंग के लिए। अगर आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इनको आप मार्क के टैग में बंद करें। मार्क के टैग में फॉर एग्जांपल एडमिशंस 2017, तो ऑटोमेटिकली मार्क ही आ रहा है। इसी तरह अगर आप ब्लॉक कोड के अंदर या बी के अंदर आप एक कोड लिखें, फॉर एग्जांपल ब्लॉक कोड, और ब्लॉक कोड के अंदर आप एक कोई कोड लिखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई कैन एक्सेप्ट फेलियर,
बट आई कांट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग। ओके, और इसको ब्लॉक कोट में ही मैंने बंद कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक ब्लॉक कोट में ही आ जाता है। मतलब इसका मतलब कि ये एक कोट है। लेकिन अगर आप इनको भी के टैग में बंद करते हैं तो ये बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड हो जाएगा। इसके अलावा अच्छा, कोट यहाँ पे एक मेरे ख्याल में टैग है, एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ सिर्फ। अच्छा नहीं, एक मिनट, कोटेशन। अच्छा, क्यों टैग है मेरे ख्याल में कोट। देखो ये तो ऑटोमेटिकली ये कोट्स में ही आ रहा है। ठीक है, मतलब है कि अगर आप इनको क्यू के टैग में बंद करते हैं, ठीक है, तो ये कोड टाइप का ऑटोमेटिकली इनमें से वो कोड्स आ जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास बूटस्ट्रैप के बेसिक टेबल्स हैं। टेबल्स आपने एचटीएमएल में पढ़े, सीएसएस में पढ़े, अब बूटस्ट्रैप में भी देखे कि कितनी आसानी से टेबल्स बनते हैं। ठीक है, टेबल्स को हम लेते थे कि टेबल का एक हम मेन टैग लेते थे, इसके बाद हम टेबल का टीआर लेते थे, इस तरह लेते थे ना। देखो ये टेबल है, और टेबल के अंदर ये टीआर, और टीआर के अंदर टीडी, और ऊपर के सेक्शन में हम देते थे कि टीएच, टीआर के अंदर टीडी के बजाय टीएच देते थे। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप में जो बात नई आई है वो ये है कि इस हेडिंग को ये टी एच जो होते हैं रो में, तो इसको हम टी एच में, टी हेड में बंद कर देते हैं। एक टैग नया आया है टी हेड का, और उसको क्लोज भी कर देते हैं टी हेड में। मतलब जो फर्स्ट रो है तो वो टी हेड में बंद कर देते हैं, बाकी जितनी भी रोज हैं तो उनको हम टी बॉडी में बंद कर देते हैं। टी बॉडी टेक स्टार्ट, टी बॉडी टेक इन, और इसके अंदर रोज और टी डी वगैरह वगैरह। अच्छा, आए और टेबल्स को क्रिएट करें। For example, H3, बूटस्ट्रैप टेबल। टेबल को क्रिएट करने का तरीका ये है कि आप टेबल का टैग ले लेते हैं, और टेबल टैग को स्टार्ट एंड टेबल टैग को एंड। इसके बाद आप पहले लेते थे टी आर, टी आर के अंदर टी एच लेते थे। वैसा ही करें, वैसे ही करें। चलो मैं आपको बता देता हूँ। टी आर लिखे, टी आर के अंदर टी एच लिखे, टी एच के अंदर फॉर एग्जांपल नेम, फादर नेम, CNIC, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल, नेम, फादर नेम, CNIC, ईमेल, मोबाइल नंबर, और एड्रेस। लेकिन इस ये हेडर सेक्शन है ना, इसको आप बंद करें एक टैग में टी हेड, टी हेड के टैग में आप इसको बंद करें। मतलब कि ये इनका हेडिंग सेक्शन है जो कि हेड में शो होता है, नेम, फादर नेम वगैरह वगैरह। और बाकी जितने भी रोज है, तो ये देखो टी हेड यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे एंड हुआ है ना, तो इसके बाद आप टी बॉडी टैग स्टार्ट करें कि ये टेबल की बॉडी है, एंड उसी तरह टेबल रो ले ले। ठीक है, और टेबल रो के अंदर उसी तरह टी डी ले ले। कितनी टी डी लेंगे? यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेम तलहा स्वाति, इनका फादर नेम फॉर एग्जांपल खान, इनका CNIC फॉर एग्जांपल न्यू, और उनका ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल
इनका मोबाइल नंबर फॉर एग्जाम्पल 34603 सही डाउन एरो। ओके। अच्छा जी, टेबल तो आपने यहाँ पे बेसिक टेबल ड्रा की है, लेकिन ये टेबल तब तक अगर आप देख के नहीं आएंगे या इनका डिज़ाइन ख़राब आएगा जब आप उनको सही तरह से क्लासेस ना दें। ठीक है, ये देखो ख़राब आ रहा है। तो यहाँ पे हम उनको क्लास देंगे टेबल के मेन टैग में, यहाँ पे क्लास। ठीक है, एक तो क्लास देंगे कि टेबल। ठीक है, तो एक तो क्लास हमने दे दिया कि टेबल, ये इनके लिए प्री डिफाइंड क्लास है, तो एक इस फॉर्म में टेबल आ गया। चलो यहाँ पे रो को ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा टीडी और मोबाइल नंबर के बाद एड्रेस स्वात और इसी रो को मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। तो इस टाइप का एक टेबल आपके पास आ गया, फाइन है। अच्छा, यहाँ पे इसको भी आप सेंटर पर अलाइन करें, क्लास टेक्स्ट सेंटर। ओके फाइन, इसके बाद एक HRV ड्रा करें। ठीक है, क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक, ये बूटस्ट्रैप का टेबल है, वो देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप हाइट विड्थ उनको जहाँ पे ले जाते हैं तो आप वहाँ पे दे सकते हैं, डबल लाइन में, डिज़ाइन में, तो दे दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आपने इस टेबल को अगर फर्दर एक्सटेंड करना है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द टेबल है, तो विद इन मिनट आप विद इन 20 सेकेंड आपने एक टेबल देखो यहाँ पे ड्रा किया, एक स्टैंडर्ड टेबल जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है ये डिज़ाइन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बात यह है कि आपने यहाँ पे डिफरेंट और क्लासेस देने होंगे। एक है टेबल बॉर्डर, एक क्लास मैंने ऐड किया टेबल बॉर्डर, तो उनके बॉर्डर आ गए ऑटोमेटिकली पूरे टेबल के। अब देखो एक है इनके लिए क्लास टेबल कंडेंस्ड, तो ये कंडेंस्ड हो गया इस तरह का टेबल। ठीक है, आ गया, डिफ्रेंशिएशन की समझ आ गई ना। इसके बाद एक आप दे सकते हैं कि टेबल फॉर, ये प्री डिफाइंड क्लास है। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, या जस्ट अगर गूगल भी करे कि क्लासेस फॉर टेबल तो आपको मिल जाते हैं। तो देखो ये और का इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ गया, ना आपको किसी चीज़ की लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपके पास टेबल्स हैं। अच्छा जी, चलो टेबल स्ट्रिप्ड भी हैं, टेबल कंडेंस भी हैं। चलो टेबल स्ट्रिप्ड को भी ट्राई करते हैं कि स्ट्रिप्ड किस तरह है। टेबल स्ट्रिप्ड, कंट्रोल एस, और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली एक एक रो के जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ग्रेशन हो गया। तो अगर आप ये टेबल यूज़ करेंगे, इसका मतलब है कि आपका डिज़ाइन स्टैंडर्ड है, आपके टेबल का डिज़ाइन स्टैंडर्ड है। वर्ल्ड वाइड जो डिज़ाइन फॉलो होता है, आप जितने भी सॉफ्टवेयर देखें, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, अच्छे से अच्छे वेबसाइट्स आप देखें, तो बस यही टेबल्स उनमें से होते हैं। क्योंकि अब लोग कलर्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, देखो सॉफ्ट डिज़ाइन, हर एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस तरह के टेबल आप बना सकते हैं। कंटेक्सचुअल क्लासेस का मतलब है कि आप इस टेबल को अपने क्लासेस भी दे सकते हैं, इस टेबल को आप अपना क्लास भी दे सकते हैं। इसके बाद आप उनको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। एड अच्छा इमेज है इस इमेज के लिए। ओके, इसके बाद अगर आप देखें तो कंटेक्चुअल क्लासेस का मतलब है कि आप इनको अपने क्लासेस भी दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप TH को दे रहे हैं या इस TR को दे रहे हैं, तो इस TR को फॉर एग्जांपल क्लास, एंड इनका जो है BG आप करें सक्सेस, BG सक्सेस, तो क्या हो जाएगा, इस रो का जो हेड है ये चेंज हो गया। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि यार मतलब BG बैकग्राउंड
और बैकग्राउंड को करो सक्सेस, सक्सेस का कलर का नाम है। ठीक है, इसके अलावा आप इन्फो दे, प्राइमरी दे, डेंजर दे, वार्निंग दे, तो इस तरह हो जाएंगे। ठीक, एग्जैक्टली आप अपना कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आप ये कलर नहीं चाहते तो या तो आप यहाँ पे अपना क्लास का नाम दे दें और एक्सटर्नल में आप डिज़ाइनिंग करें। ठीक है, या अगर आप इनलाइन डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे स्टाइल, और यहाँ पे आप करें कि बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ऑरेंज। तो अगर आप इनलाइन करते हैं तो प्रेफरेंस इनलाइन की है। तो देखो बाकी डिज़ाइन उनका है, एक आपने अपना दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके रिस्पॉन्सिवनेस पे, उनकी किसी चीज़ पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इनके लिए चाहते हैं तो जो CSS में मैंने डिज़ाइन किया था, जैसे किया था, जैसे मैंने क्लासेस ID का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, वैसा ही आप इस पर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर उनका इस तरह ही ड्रा करना है कि टेबल, टेबल के अंदर फिर TH के अंदर फिर हेडिंग्स, और T बॉडी के अंदर वो, और इनके अपनी क्लासेस, एटलीस्ट उनका टेबल क्लास मस्ट होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप टेबल रिस्पांस फॉर एग्जांपल टेबल फला वो देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो मत दें। अब देखो फाइन है ना, एवरीथिंग देखो मोबाइल के लेआउट पर ठीक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास है आपके पास। ठीक है, टेबल में जाए और यहाँ पे एक क्लास है टेबल रिस्पॉन्सिव। अच्छा, चलो इसको आप वेब से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब वेब से किस तरह क्लासेस को चेक करेंगे। ठीक, ये सब, ये जितना भी कोड मैं लिख रहा हूँ ये सब कोड ऑलरेडी रेडीमेड पड़ा हुआ है। ठीक, फॉर एग्जांपल टेबल रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप। ओके, यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप टेबल्स, W3 स्कूल टेबल बूटस्ट्रैप, ये सब तैयार कोड पड़ा हुआ है। जहाँ से भी आप उठाते हैं तो आप पूरा का पूरा टेबल भी उठा सकते हैं। यहाँ पे देखो सब डिटेल्स दिए गए हैं कि टेबल स्ट्रिप्ड किस लिए यूज़ होता है, टेबल बॉर्डर, टेबल होर, टेबल कंडेंस। ठीक है, इसके बाद एक्टिव क्लास है, सक्सेस है, इन्फो है, वार्निंग है, आप इन पर ये भी यूज़ कर सकते हैं। देखो डेफ क्लास टेबल रिस्पॉन्सिव, तो इसका मतलब है कि आप इनको इस टेबल को आप क्या करेंगे, एक डिवीजन में बंद करेंगे। ठीक है, आप इस पूरे के पूरे टेबल को, ये जो है इसको आप कंट्रोल X करें और एक डिवीजन ले लें, और डिवीजन को आप क्लास का नाम दे दें टेबल रिस्पॉन्सिव, और इसके बाद इस टेबल को इनमें से पेस्ट करें, कंट्रोल S करें, और अब आप देखें एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ कुछ। चलो एक मिनट, यहाँ से फिर से चेक करते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट से ये बेसिकली नहीं आ रहा, मोबाइल डिवाइस से हम चेक करते हैं। ठीक है, तो मोबाइल डिवाइस से हमें पता चल जाएगा दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिव और नॉट। ठीक है, क्योंकि बेसिकली मोबाइल डिवाइस से ही आप चेक करेंगे। नहीं, अगर ये रिस्पॉन्सिव था तो वहाँ पर भी शो करता था, रिस्पॉन्सिव नहीं है। देखो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। चलो जी, नहीं वो दिया है ना ऑटोमेटिकली।
इंस्पेक्ट एलिमेंट में मोबाइल डिवाइस है ना, यहाँ से भी है, एक ही बात है यार, रिस्पॉन्सिव या मोबाइल एक ही बात है। ठीक, अच्छा चलो इसको ज़्यादा करते हैं। ठीक, 5x, बेसिकली इनका जो है वो ज़्यादा है। चलो हम ये चेक करते हैं, ये इनके जो टेबल्स है तो ये चेक करते हैं कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। डेफ टेबल रिस्पॉन्सिव, उसी तरह क्लास टेबल दिया है, टी हेड दिया है, टी बॉडी दी है एंड फ्लाम फ्लाम। बाकी हमारा कोड बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है, नो मैटर। देखो टेबल इस तरह होना चाहिए कि यहाँ पर फिर इस तरह शो होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं jQuery, अदरवाइज फिर हम लिंक्स को चेंज करेंगे। ठीक है, कभी कभी ये jQuery की प्रॉब्लम होती है। ठीक, कंट्रोल इसको क्रॉस करें, कंट्रोल F5 करें, यहाँ पर इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट में कंसोल पर आप क्लिक करें। जैसे आप उनको रिफ्रेश करते तो मतलब जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्स jQuery की ही प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप यूं करते हैं कि यहाँ पर कुछ लिंक्स जो होते हैं वो ऑनलाइन मिलते हैं। ठीक है, ऑनलाइन लिंक्स जिनको CDN कहते हैं। ठीक है, CDN पे मैं आपको समझाऊंगा। तो जस्ट आप ये करें कि उन लिंक्स की बजाय आप ये CDN ये लिंक्स रखें। ठीक है, ये CDN ये लिंक्स जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो बूटस्ट्रैप के लिए आप यहाँ पे ये लिंक्स अपने साथ कॉपी करें और हमेशा आप यही लिंक्स दे दें। ठीक है, ये लिंक्स, ठीक है, ये ऑनलाइन लिंक्स है, ये आपके पास खैर है ऑफलाइन भी काम करेंगे। ठीक, ये CDN के हैं। तो अब देखें, फिर भी नहीं हो रहा। चलो मोबाइल व्यू, फिर भी नहीं हुआ। अच्छा, इसके बाद एक और ट्राई करते हैं, और वो ट्राई ये है कि इनको हम रोज और कॉलम्स में भी बंद करते हैं। कंटेनर, यहाँ पे सिर्फ कंटेनर में बंद किया गया, या चलो हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे ठीक है सब कुछ। डेफ क्लास, अच्छा इसके बाद एक और काम करते हैं, डेफ क्लास कंटेनर में ही ले लेते हैं। जब से बूटस्ट्रैप का बीटा वर्जन आया है तो इसमें से मेरे ख्याल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। क्या प्रॉब्लम है? चलो इससे ये स्टाइल जो है मैं हटा देता हूँ, शायद इसका ही प्रॉब्लम है। टेबल रिस्पॉन्सिविटी, अब सेट हो गया, यहाँ भी सेट नहीं। ये क्लास नेम जो है रिस्पॉन्सिव सही है हमारा, टेबल रिस्पॉन्सिव।
ठीक है, मैं इस तरह करता हूँ। बेसिकली यहाँ से मैं और टेबल भी कॉपी कर देता हूँ जो कि यहाँ पे है, ये टेबल। ये उसी तरह ही टेबल हैं जो कि मैंने डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन इनमें से देखो डेफ क्लास कंटेनर, इसके अंदर है H2 H1 टेबल रिस्पॉन्सिव, और इसके अंदर टेबल और क्लास टेबल, इसको भी मैं कॉपी कर देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है, क्यों हमारे पास ये नहीं आ रहा। अगर ये आ रहा है तो फिर हम ये अपना कोड चेक करेंगे, क्योंकि हमारे कोड में कोई गलती है नहीं। वही कंटेनर, वही क्लास, टेबल रिस्पॉन्सिव के अंदर टेबल बंद है, टेबल का टैग पूरा का पूरा जो कि आप दे सकते हैं। अच्छा, ये डिवीज़न किस चीज़ की है, चलो ये चेक करें। डेफ क्लास कंटेनर, ठीक है, कंट्रोल एस। अब इसको चेक करते हैं। यार ये रिस्पॉन्सिव है और हमारा क्यों रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा। इसी में से तकरीबन 1 2 3 4 5 जी। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हम कर देंगे, लेकिन बेसिकली इस टेबल और इस टेबल में कोई डिफरेंस नहीं है। कि टेबल देखो, टेबल रिस्पॉन्सिव डेफ क्लास टेबल टेबल, ये टी एच है, देखो टी एच यहाँ पे बंद है, टी बॉडी है, टी बॉडी यहाँ पे बंद है, वही चीज़ है। और कुछ पहली बार तो नहीं है कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बार बार यहाँ पे हम यूज़ करते रहे हैं, तकरीबन 8-10 बार तो क्लास में पढ़ाया है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं इस प्रॉब्लम को देख रहा हूँ कि टेबल को रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहे। तो चलो चेक करता हूँ फिर भी। चलो फिर से मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। एक बिल्कुल सर से ट्राई कर देते हैं। एवरीथिंग रिमूव, पंखा राउंड गया। एक न्यू पेज पर मैं ट्राई कर देता हूँ, ठीक है। इस पेज को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ और इसको टेबल्स bootstrap.html नाम देता हूँ, और यहाँ पे बॉडी से सब कुछ रिमूव करें। ये यूजली jQuery की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेट मेरे पास आ रहा है, ओके फाइन। यहाँ पे देखो एक डेफ डिवीज़न लेते हैं, डिवीज़न के बाद हम उनको क्लास देते हैं कि कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हम डिवीज़न लेते हैं। चलो रोज़ में भी लेते हैं, ठीक है, रोज़ भी लेते हैं कि डेफ क्लास एक रो लेते हैं कंटेनर के अंदर, और रो के अंदर फिर हमारे कितने कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम्स होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि डेफ क्लास कॉल कॉलम डैश एस एम डैश 12 में ले लें, और इसके अंदर अब मैं बना रहा हूँ क्या, टेबल। लेकिन टेबल के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे एक डिवीज़न हो अगर आप रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं, और उनका क्लास नाम हो के टेबल रिस्पॉन्सिव। अच्छा, इसके अंदर अब आप टेबल टैग ले लें, और टेबल को आप क्लास का नाम क्या दें, जस्ट टेबल देते हैं, ठीक है। एंड टेबल ऑर्डर भी देते हैं। अच्छा, इसके अंदर टी एच होता है, और टी एच के अंदर, टी हेड के अंदर टी एच होते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये हो गया। और टी एच के बाद टी बॉडी, और टी बॉडी के अंदर शायद वहाँ पे हमने रो में कुछ गलती की हो या कुछ किया हो,
अच्छा, इसको भी TR में बंद करें। यहाँ पे TD अच्छा रहा है। फॉर एग्जांपल नेम बिलाल, फादर नेम खान, सनैसी फॉर एग्जांपल ये, और एड्रेस पेशावर। चलो चेक करते हैं। कौन सा? यस, टेबल बूटस्ट्रैप। ये रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव, ये इनका अपना अब आ गया, ठीक है, क्योंकि मोबाइल के लेआउट से भी इनका अपना आ रहा है, लेकिन वो इस तरफ नहीं जा रहा। यहाँ पे जब स्क्रॉल आता है तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल आता है, क्योंकि आप नीचे पे यूं ही करते हैं, ये टेबल का अपना आ रहा है, ठीक है, क्योंकि टेबल के लिए अब जगह कम हो रही है। देखो, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फुल रिस्पॉन्सिव हो गया, लेकिन वहाँ पे क्या गलती की थी पता नहीं, चलो डोंट नो, कुछ गलती तो की नहीं थी, लेकिन बस अब गलती शायद हमने यहाँ पे रो में कुछ गलती की हो, ठीक है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर रहा था तो यहाँ पे मैंने शायद कुछ गलती की हो, या कभी कभी इस तरह भी हो जाता है, देखो कि तैयार चीज़ होता है और वो ख़राब हो जाता है। तो देखो, फुली रिस्पॉन्सिव, इससे कम होता है तो उनका अपना स्क्रॉल आता है टेबल का। फाइन, ये प्रॉब्लम आपको आते रहेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ये प्रॉब्लम नहीं है। यस, गुड। इस तरह आप फिर दूसरी पेज बनाए, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आप नहीं समझते कि यार यहाँ पे क्या हुआ, तो डायरेक्टली आप उसको पेज बनाए या इसको क्लोज करें और दोबारा उसको ओपन करें, तो उसको करें, ठीक है, क्योंकि कभी कभी आप कुछ इस तरह इनमें से लिख लेते हैं तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होता यहाँ पे मैंने क्या लिखा। अच्छा, इसके बाद जो है वो है IMG, इमेजेस को ले लेना। तो चलो इमेजेस को ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ इमेजेस मेरे पास है। अच्छा, बूटस्ट्रैप 2 के बाद अच्छा यहाँ पे इमेज को ले लेता हूँ, या यहाँ पे नहीं लेता, इस पेज को बिल्कुल क्लोज कर, इस टेबल के बाद ले लेता हूँ। ओके, इस टेबल के बाद एक इमेज को ले लेता हूँ, तो डेव क्लास, आप हर एक चीज़ के लिए कंटेनर ले लें, ठीक है, और इसको भी एक रो में ले लेता हूँ, डेव क्लास रो, क्योंकि स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, एंड डेव क्लास डेव क्लास कॉलम SM4, कॉलम SM-4, मतलब 4 कॉलम की जगह मैं इनको स्पेसिफाई करता हूँ, और इसके अंदर आप इमेज ले लें, इमेज को सोर्स दे दे कि इमेजेस फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर फॉर एग्जांपल है shafeeq.jpg, तो देखो 4 कॉलम में shafeeq.jpg आ गया। अच्छा, इनके लिए आप विड्थ हाइट स्पेसिफाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल विड्थ आप दे रहे हैं कि 200, और विड्थ के साथ साथ आप देखो उनको कर सकते। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इस पिक्चर को मैंने शो करना है यहाँ पे या यहाँ पे, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, या इस टेबल को हमने शो करना है थोड़े से कम एरिया में, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आप ये करेंगे कि भाई आए टेबल को आपने रोज कॉलम में लिया है, 12 कॉलम में लिया है, तो टेबल के लिए आप 6 कॉलम करें, 6 कॉलम करें, कंट्रोल S,
तो ये टेबल आपका 6 कॉलम में आ गया। अब अगर आप इस टेबल को इस साइड पर शो करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? नहीं तो आप क्या करेंगे? नहीं तो फिर आप यहाँ पे इसके साथ साथ लिखेंगे कि कॉलम एसएम और एक प्रॉपर्टी है ऑफसेट कि कितने कॉलम्स आप जोड़ते हैं। ऑफसेट का मतलब कि लेफ्ट से आप कितने कॉलम्स जोड़ते हैं। तो हम कहते हैं कि ऑफसेट इनकी अपनी 4 कॉलम्स छोड़ के, तो 4 कॉलम्स ये छोड़ी जाएगी, 6 कॉलम इनकी अपनी जगह है 10 और 2 कॉलम्स फिर भी रह जाएंगे। तो यहाँ फिर अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि 6 कॉलम आप छोड़ दें तो बिल्कुल यहाँ, और यह है कंटेनर में, दैट्स वाई अगर आप इनको कंटेनर फ्लूइड में कर देते हैं तो कंटेनर फ्लूइड की जो विड्थ होती है वो 100% होते हैं, तो दैट्स वाई ये बिल्कुल वहाँ पे आ जाएंगे। अब अगर इनको आप लेते हैं कॉलम SM4 में तो ये टेबल 4 कॉलम में अपने आप को एडजस्ट करेगा। इसके बाद आप इनको और भी धक्का दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम ज़्यादा हो गए, तो आप इनको 8 कॉलम धक्का दे सकते हैं, 4 कॉलम उन्होंने अपनी जगह ली है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल उस साइड पर ही शो हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह आप अलाइन करेंगे, मार्जिन लेफ्ट वगैरह ख़त्म। अब ये इमेज है तो इस इमेज को मैंने सेंटर पर शो करना है। बेसिकली इस इमेज को अगर आप देखें मैंने कंटेनर में लिया है, रो में लिया है। अगर आप कंटेनर फ्लूइड करें तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आया है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा है, तो कंटेनर का बेसिकली यहाँ पे थोड़ा स्पेस होता है, यहाँ से भी थोड़ा स्पेस होता है और इस तरह शो होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कंटेनर फ्लूइड लेते हैं तो कंटेनर फ्लूइड का मतलब कि ये बिल्कुल स्टार्ट से ही शो होगा। अब अगर आप इस इमेज को सेंटर पर शो करना चाहते हैं, ठीक है, या इस इमेज के साथ एक और इमेज शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल स्लाइड्स में शो करना चाहते हैं, तीन इमेजेस शो करना चाहते हैं, चलो इस इमेज के बाद हम यूँ करते हैं कि कुछ टेक्स्ट लिखते हैं BR एंड फॉर एग्जांपल या इसको H3 में Ctrl+X, इनको हम H3 में बंद करते हैं। ठीक, तो आप देखें ये इन्हीं के साथ आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक स्लॉट यहाँ पर आ जाए, एक ही रो में यहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर भी आ जाए, तो बेसिकली इस डिवीजन को हमने कितना स्पेस दिया है? 4। एक रो के अंदर देखो, एक रो के अंदर ये एक डिवीजन है जो कि 4 कॉलम्स ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। इसके बाद कि BR करो ब्रेक और पैराग्राफ लिखो। पैराग्राफ में फॉर एग्जांपल हेलो आई एम मोहम्मद शफीक। तो अब देखिए ये इसी 4 कॉलम्स के नीचे आएगी। ठीक है, इस तरह और भी क्योंकि 4 कॉलम्स की स्पेस यहाँ तक है, लेकिन इमेज को मैंने विड्थ हाइट कम दिया है। आप इमेज को विड्थ हाइट ज़्यादा दे सकते हैं, या आप इस इमेज को बिल्कुल विड्थ हाइट बिल्कुल मत दे। ठीक है, चलो इनको मैं विड्थ नहीं दे रहा, तो देखते हैं कि क्या होता है। ये अपनी मर्जी के मुताबिक ही इतना शो होगा। चलो हम यहाँ पर 4 कॉलम और लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्या करना है? H3 इमेज के ऊपर लाना हो तो आप फिर क्या करें, H3 को इमेज से पहले ले लें, Ctrl+X, और H3 को आप यहाँ पर करें। ये तो आप पे डिपेंडेंट है कि आप पहले H3 लेते हैं या पहले इमेज लेते हैं। ठीक है, चलो इस इमेज को मैं विड्थ दे देता हूँ। ठीक, फाइन। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे एक और शो करना है तो फिर आप क्या करें, एक और डिवीजन ले ले इस तरह। यहाँ पे इसके बाद डेफ और कितने कॉलम स्पेसिफाई करना चाहते हैं इनके लिए, फॉर एग्जांपल उनके लिए भी कॉलम -SM और 4 कॉलम स्पेसिफाई करने हैं, और इसके अंदर भी आप एक इमेज ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल IMG, और सोर्स दे दें आप
इमेजेस फोल्डर के अंदर 1.jpg, ये इमेजेस ठीक नहीं है लेकिन चलो 1.jpg, और इनके लिए भी आप फिट स्पेसिफाई कर रहे हैं 300 पिक्सल। कंट्रोल एस करें और आप देखें तो उनके लिए भी वही आ रहा है। बेसिकली इनका यहाँ पे H3 है, दैट्स वाई ऊपर H3 है। किस क्या मतलब एमएच के ऊपर बिल्कुल, तो इसको फिर आप बैकग्राउंड में ले सकेंगे या ट्रांसपेरेंट लेंगे तो इस तरह होगा। फिर इफेक्ट्स पढ़ लेंगे, CSS के इफेक्ट्स जब बाद में पढ़ेंगे तो आप सीख जाएंगे किस तरह इमेज के ऊपर हम लाते हैं, या स्लाइडर में जब हम पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ लेंगे आप किस तरह स्लाइडर के ऊपर आपने बटन्स को लाना है, इमेजेस को लाना है, किस तरह आपने ये काम करना है। अच्छा, तो देखो ना मैंने मार्जिन दिया है, ना मैंने पैडिंग दी है, ना कुछ दिया है, ना कुछ दिया है, और ये ऑटोमेटिकली वैसे ही एक रो में शो हो रहा है। जी, टच करना है बेसिकली ये है कि आपने फिर उनको कंटेनर में लेना होगा, ठीक है। और एक और भी ले लें तो ये फिर सेट हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद एक और भी आप ले लें, चलो इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक। कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, और देखें तो कितनी आसानी से एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। इस पर आप अपना CSS अब यूज़ कर सकते हैं, जस्ट क्लास का नाम दे दी, उन पर CSS अप्लाई करें तो उसी पर अप्लाई होगा। जो मैंने आपके लिए ओवरले इफेक्ट्स किए थे, जो कि जूम वाला किया था, यूं जो टर्न हो रहा था, तो वो सभी आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह के आप HTML में अप्लाई करते थे। जस्ट यहाँ पे आप एक्स्ट्रा क्लास दे दें, ये क्लासेस भी उन पर अप्लाई हो, उनका स्ट्रक्चर आप इस तरह लिखे। अब अगर आप देखिए तो ये इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, यहाँ पे तो हो चुका है माशाल्लाह ऑटोमेटिकली, कमाल की बात है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम कभी कभी इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं होता, तो आप यहाँ पे इमेज के लिए ये आप बात याद रखें कि आप इमेज के लिए यहाँ पे क्लास का नाम लेते हैं img डैश रिस्पॉन्सिव, ठीक, जो ऑटोमेटिकली फिर रिस्पॉन्सिव होंगे। और आप जो भी करते हैं, अभी इस सेक्शन में आप जो लिखते हैं, जितना भी लिखते हैं वो इसी सेक्शन में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करें, कंट्रोल सी, तो इस तरह नहीं करेगा कि ये इसी में आएगा, बस ये इसी के साथ ही डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो इस टेक्स्ट को क्लास दे दे के टेक्स्ट जस्टिफाई, तो जस्टिफिकेशन इसको कहते हैं, समझ आ गई। इसके बाद अगर आप इस डिवीजन में लेते हैं तो इस डिवीजन के अंदर ही आएंगी। हाइट के बारे में मत सोचिए, जस्ट रोज के अंदर आप सोचिए। तो देखो रो में 4 4 4 12 पूरे हो गए, ठीक है। तो इसके बाद आप इस रो के अंदर अगर लेते हैं कुछ और तो ले सकते हैं, लेकिन ये फिर न्यू लाइन पर शो होगा। चलो मैं एक और ले लेता हूँ इसमें, ठीक है। आप अगर देखें इसको, आप गौर से देखें, ये हमने रो शुरू की है, तो रो यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे एंड हुई है। इस रो के अंदर एक डिवीजन मैंने ये लिया, ठीक है, ये डिवीजन ले लिया, टेप नहीं ले रहा, चलो ओके। एक डिवीजन हमने ये ले लिया, इसको भी अपडेट करना पड़ेगा, ठीक। एक डिवीजन ये और एक डिवीजन ये, ठीक है, जिनके अंदर एक H3 है और जस्ट एक इमेज है, ठीक है। और एक डिवीजन ये जिसके अंदर भी एक H3 है और एक इमेज है। तो देखो ये 3 डिवीजन हमने लिए, एक भी कॉलम 4 का, दूसरा भी कॉलम 4 का, और ये भी कॉलम 4 का। तो कितने बन गए एक रो में? 12 बन गए ना। लेकिन देखो ये रो यहाँ पे, ये रो यहाँ पे,
ख़त्म हुई है। लेकिन अगर इसके अंदर भी आप एक और लेते हैं कि डेफ क्लास कॉलम SM4 और इसके अंदर भी आप इसी तरह का इमेज, चलो इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। आप इमेजेस वगैरह फिर चेंज दें, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। Ctrl+S करें, इसी रो में मैंने दे दिए, तो देखो नीचे शो हो रहा है और इनका सिंटैक्स सब कुछ गलत आ रहा है। तो आप इसके लिए बेहतर तरीका फिर ये है कि आप फिर इसके लिए क्या करें, यस आप देखो इसको Ctrl+X करें, ये एक रो ख़त्म हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस कंटेनर के अंदर क्या करें, एक न्यू क्लास रो ले लें और इस रो के अंदर आप उनको Ctrl+V करें, Ctrl+S। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी समझ आ गई, बाकी बूटस्ट्रैप गपशप है। तो देखो ये सही आ रहा है, वो है एक रो में, ये दूसरी रो में। तो इस रो में अगर अब आपने एक फॉर एग्जांपल इसके लिए आपने ज़्यादा रो लेने हैं, इसको 4 की जगह आपने 6 देने हैं, तो फिर आप इसको 2 दें, इसको और भी खुद सेट करो, जितना भी स्पेस आप ऑक्यूपाई करते हैं तो इतना ही आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 देंगे, इसको आप फॉर एग्जांपल 6 दो और इसको फिर आप 3 दो, इसको आप 8 दो और इसको फिर आप 2 दो, लेकिन 12 रोज बराबर करने को चाहे आप जैसे देते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। समझ आ गई? अगर इस चीज़ की समझ आ गई तो आपको बूटस्ट्रैप की फुल समझ आ गई और आप इजीली एक वेबसाइट बना सकेंगे। बाकी जस्ट कंपोनेंट्स है, फॉर्म है वही फॉर्म है, जस्ट थोड़े से चेंजेस होंगे, जिस तरह के टेबल है वही चीज़ें हैं जो आप पढ़ते आए हैं, फाइन है। बस ये चीज़ सीख ली, फिर बूटस्ट्रैप कुछ नहीं। अब अगर आप PSG को देखें, अपनी PSG को, तो आप कितनी आसानी से वो चीज़ें अलाइन कर सकते हैं। अगर एक साइड पे फॉर्म है तो उसमें से जस्ट फॉर्म ले लें और जब उनको कॉलम ऑफसेट दे दें, एक साइड पे टेबल है, इस तरह की इमेजेस हैं, इस तरह के आइकन्स हैं। अब आइकन्स को किस तरह लेना है, इस तरह की डिवीजन ले लें, इमेज की जगह आप आइकन ले लें फंड आसम का, फंड आसम को कनेक्ट करें और उनका आइकन्स यहाँ पे लाए तो आइकन आएगा, यहाँ पे डिटेल्स आएंगे, यहाँ पे नाम आएगा। कितना ईजी है, फाइन है, ठीक है जी। تكون زودة وي da اوس ما سیوا کو دا د څه شو 12 کالم نه ما سیوا کو کنه په یو رو کې ما 12 کالمز اخیشتي وو او 4 مې پکې نورم واخیشتو می 16 مې کو نو څه شو په دلته شو کنه مطلب څنګه ایمیج چینج کې بیا هم د دې حساب غلط راځي. بس 5 فار ایگزامپل ته وایي چې اوس د یو په ځای باندې فار ایگزامپل د دې والا زه 6 کما ٹھیک شو داسې وایي کنه اوس مطلب 6 پلس 4 10 پلس 4 14 شو کنه یو رو کې اور څنګه ډاټ شو کنه صحیح شو 12 نه منو زیاته 12 نه چې زیاتې نو د غیرت راوچتيږي فاین ان شاء الله تاسو باندې دې باندې په پوښي په دې باندې دومره بس یو 15 دین به دا ډیف کلاس رو ډیف کلاس کالم ډیف کلاس کنټینر ډیف کلاس رو دا خبره به ښه او ما ډیر انیشیل سټیج کې درته دا وخو ده چې مخته تنگ نشي زه اوس ګورم مخته ओके फाइन इमेजेस हैं तो इमेज पे अगर आप एक इमेज को फॉर एग्जांपल इमेज पे अपने क्लासेस है एक तो IMG रिस्पॉन्सिव है एक क्लास है IMG रिस्पॉन्सिव एक है IMG डैश राउंडेड है यहाँ से चेक करते हैं इमेज राउंडेड इमेज सर्कल अच्छा सर्कल राउंडेड ठीक है राउंडेड का यहाँ पे पता नहीं चल रहा बिकॉज हमारा जो है वो वाइट बैकग्राउंड है तो वाइट बैकग्राउंड में इनका पता नहीं चलता ठीक है यहाँ पे आप IMG सर्कल करें तो आपको क्लियर पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली सर्कल में हो गया इस तरह अगर आपने इस इमेज को सर्कल करना है ऊपर इस इमेज को भी आपने सर्कल करना है तो आप यहाँ पे क्लास दे रिस्पॉन्सिव का क्लास आप मत भूले ठीक है क्योंकि यहाँ पे तो हो रहा है पता नहीं लेकिन इमेज भी रिस्पॉन्सिव नहीं होते और एक IMG
सर्कल का क्लास दे दें तो इजीली आप देख सकते हैं कि आपका ये इमेज भी सर्कल हो जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप इसको अगर सर्कल करना चाहते हैं, कहाँ पे है ये इमेज है, तो इसको भी आप क्लास का नाम दे दें img रिस्पॉन्सिव एंड img सर्कल, मतलब img इमेज को सर्कल करो, इमेज को थंबनेल करो, इमेज को राउंड करो, ये है हर एक इमेज को। नहीं, वो टेबल के लिए है, इसके लिए ये एक काम है कि आपने अगर इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो img रिस्पॉन्सिव का क्लास। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव नहीं होती, उनके लिए आपने क्लास देना होगा। बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव होती है, उसके लिए फिर आपने कुछ स्पेशल क्लासेस यूज़ नहीं करने होंगे, ठीक। img सर्कल की बजाय यहाँ पे आप img थंबनेल दे, थंबनेल, तो देखो ये इमेज थंबनेल में आएगा, ये देखो थंबनेल में, तो इस तरह ये भी खूबसूरत डिज़ाइन देख रहे हैं ना। ये जो बॉर्डर का थोड़ा ये वाइट है, यहाँ पे प्रोजेक्ट है तो आपको क्लियर पता नहीं चल रहा, ठीक। यहाँ पे देखो, ठीक है, मुझे क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप इसी तरह भी कर सकते हैं, जो फाइन है। अच्छा जी, इसके अलावा रिस्पॉन्सिव वीडियोस, आपने अगर वीडियोस को रिस्पॉन्सिव बनाना है, यूट्यूब के जो वीडियोस है वो रिस्पॉन्सिव बनाने हैं आपने, वो तो हमने HTML में भी रिस्पॉन्सिव बनाए थे ना, आई फ्रेम में रिस्पॉन्सिव बनाए थे, मुझे याद है डेव एक क्लास मैंने दी थी वो रिस्पॉन्सिव बन गई थी, ठीक है। तो वहाँ पे भी रिस्पॉन्सिव बनाए थे, लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं समझे तो यहाँ पे समझे। क्लासेस कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू आई फ्रेम, इम्बीड, वीडियो, etc। हमारे पास जिनमें से हम वीडियो लेते हैं वो तो या आई फ्रेम से ले सकते हैं, या इम्बीड टैग से ले सकते हैं, या वीडियो टैग से ले सकते हैं। तो उनको आपने रिस्पॉन्सिव बनाना है। उनको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप क्या करते हैं, डेफ क्लास इम्बीड रिस्पॉन्सिव 16:9 एक डिवीजन लेते हैं, ठीक है। ये आप एक डिवीजन ले लेते हैं और इस डिवीजन को आप क्लास का नाम दे देते हैं कि इम्बीड रिस्पॉन्सिव, और दूसरी क्लास का नाम देते हैं कि इम्बीड रिस्पॉन्सिव 16:9। 16:9 क्या है? It is the aspect ratio. Aspect ratio means the aspect ratio of an image describes the proportional relationship between its width and its height. इनका width और height के दरमियान उनकी जो proportion है वो शो करता है। टू कॉमन वीडियो एस्पेक्ट रेशियो, और हमारे पास दो कॉमन एस्पेक्ट रेशियो है, एक है 4:3, एक है 16:9। 4:3 जो है वो पुराने ज़माने के यूज़ होते थे इमेजेस या वीडियोस के लिए, एंड 16:9 जो है वो HD टेलीविज़न एंड यूरोपियन डिजिटल टेलीविज़न के लिए यूज़ होता है, जो कि मॉडर्न है, तो हम इसलिए यूज़ करते हैं 16:9 HD वीडियोस के लिए, मतलब जो मॉडर्न अब वीडियोस चल रही हैं, ठीक है, MP4 टाइप की, और ये तो इसके लिए हम 16:9 रेशियो यूज़ करते हैं। तो आप एक डिवीजन ले लें, डिवीजन को आप इम्बीड रिस्पॉन्सिव का क्लास नाम दे दें, और दूसरा जो क्लास नाम है वो दे दें इम्बीड रिस्पॉन्सिव 16:9। और आप अगर आई फ्रेम ले रहे हैं, या आप इम्बीड ले रहे हैं, या वीडियो टैग ले रहे हैं, तो इसके अंदर आप क्लास का नाम ऐड करें इम्बीड रिस्पॉन्सिव आइटम, इम्बीड रिस्पॉन्सिव आइटम। चलो हम यहाँ पे चेक करते हैं यूट्यूब से। फॉर एग्जांपल ये एक इंक्लूड करना चाहते हैं, तो इस पर राइट क्लिक करें एंड कॉपी एम्बेड कोड, और अपनी पेज में से इंक्लूड करना चाहते हैं, अपनी पेज में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वही सिलसिला दोहराएं। कौन सा? डेफ क्लास। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक कंटेनर के अंदर आप सब कुछ ले सकते हैं, चाहे आप कंटेनर फ्लूइड लेते हैं या कंटेनर लेते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे आपको कंटेनर फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है कि कंटेंट एक साथ बिल्कुल नज़दीक हो, कहीं पे कंटेनर फ्लूइड की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड को ले सकते हैं, आप जितने कंटेनर चाहे ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेफ एंड क्लास कंटेनर लें, ठीक है। कंटेनर के अंदर क्या होता है? डेफ क्लास रो होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? डेफ क्लास कॉलम डैश, फिलहाल हम SM यूज़ करते हैं, आप MD XS LG यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, ये बाद में देखेंगे जब ख़त्म होंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। SM, और आप इसको फॉर एग्जांपल 6 में बंद करते हैं, या
10 में या 12 में बंद करते हैं और इसको यहाँ पे कंट्रोल V करें, कंट्रोल S करें। जस्ट आपको पहले दिखा रहा हूँ, बाद में रिस्पॉन्सिव के साथ देखते हैं। यहाँ पे ये आ गई, लेकिन देखो इनकी रिस्पॉन्सिवनेस वीडियो की ख़राब है। तो आप क्या करते हैं, आप यूँ करते हैं कि यहाँ पे रो के बाद डेफ क्लास इस के बाद कॉलम के बाद, ये तो कॉलम तो जस्ट स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप एक डिवीजन लेते हैं, डिवीजन को आप क्लास का नाम देते हैं इम्बीड, चलो यहाँ से कॉपी कर देंगे, इम्बीड मेरा सही है, सही है ना। एंड इम्बीड रिस्पॉन्सिव 16/9, ये क्लास इसके नाम दे देंगे। देखो अच्छा ये इम्बीड का सिंगल है, इम्बीड रिस्पॉन्सिव एंड इम्बीड रिस्पॉन्सिव 16/9, 16/9 सही है, ओके। इम्बीड रिस्पॉन्सिव 16/9 ये, और इसके अंदर आप क्या करें, आई फ्रेम को पेस्ट करें। मैंने काफ़ी कुछ से और चीज़ को क्या मतलब, अब आप इसको यहाँ पे आई फ्रेम को पेस्ट करें और आई फ्रेम को भी आप एक क्लास का नाम दे दें, वो क्लास का नाम है इम्बीड रिस्पॉन्सिव डैश आइटम, ठीक है। देखो इम्बीड रिस्पॉन्सिव आइटम क्लास टू एन आई फ्रेम, एड इम्बीड रिस्पॉन्सिव आइटम क्लास टू एन आई फ्रेम टैग। तो ये हमने आई फ्रेम टैग में कंट्रोल S और यहाँ पे देखें, और इसको अगर आप अब देखते हैं तो ये वीडियो रिस्पॉन्सिव हो गई, कि इंटरनेट चला गया तो वीडियो शो नहीं हो रही, बट इट इज़ एन रिस्पॉन्सिव। एंड अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें और इस डिवीज़न के कॉन्सेप्ट को आप देखें, ठीक है। देखो ये वीडियो रिस्पॉन्सिव हो गई है, तो आप इस डिवीज़न और इस चीज़ों पर आप खुद को समझाएं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।